नमस्कार दोस्तों। आज जो एडीपीओ का एग्जाम हुआ है एमपीपीएससी से, तो उसके पेपर का फर्स्ट पार्ट जो जनरल स्टडी वाला है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। और ये पेपर इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो पार्ट ए है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी कॉमन है। तो जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इसी तरह के अन्य एग्जाम जैसे डीएसपी रेडियो है या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम आएगा, इस तरह के जो एग्जाम्स हैं इनमें पहला वाला जो पोर्शन है कॉमन रखा उन्होंने 5 यूनिट्स का। तो उस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं आज। तो देखते हैं कि क्या पेपर था, किस तरह का नेचर रहा पेपर का, सभी कुछ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, बाण सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यहीं से विवाद आ गया। एमपीपीएससी के साथ बड़ी समस्या है कि वो कभी भी जो है वो कंट्रोवर्सी के बिना पेपर बनाती ही नहीं है। और इतने हेल्दी क्वेश्चंस होने के बाद भी वो मतलब कितनी मिस्टेक्स करती है इसका तो कोई अंदाजा नहीं है। पता नहीं कौन लोग पेपर सेट करते हैं, उन तक ये बात चली जाए तो बहुत अच्छा है। बाणसागर जल विद्युत परियोजना हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सोन नदी पर है। ठीक है, आप मध्य प्रदेश की शेडोल गवर्नमेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट देख लो उस पर। अब इनमें से बरगी तो मैच हो नहीं सकता, तवा मैच नहीं हो सकता, पेंच हो नहीं सकता, है ना, ये तो सब दक्षिण की ओर जा रहे हैं। टोन्स हो सकता है क्योंकि टोन्स भी जो है वो जाके आगे फिर गंगा में ही मिलती है, और सोन भी गंगा में ही मिलती है। तो इसका आंसर ये मान सकते हैं, लेकिन ये टेक्निकली गलत है ना। टेक्निकली अगर कहा जाए तो गलत है ये आंसर यहाँ। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं? अब आप यहाँ भी देखिए उनकी नालायकी। अभी ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के अलावा एक आप खनिज का नाम लिख दे रहे हो, डोलोमाइट, जो चूने पत्थर जैसे ही होता है। यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है चूना पत्थर में, तो डोलोमाइट कहलाता है। तो आंसर है डोलोमाइट। लेकिन मतलब एक कॉमन सेंस भी होता है ना, कि हमको अगर एनर्जी के, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जो है वो लिखना था, तो कौन से नाम लिखना था? तो अरे भैया कोयला लिख देते हैं, कुछ और लिख देते, यहाँ पर डोलोमाइट लिख दिया। डोलोमाइट से ऐसे भी कौन सी बिजली पैदा होती है ना। तो ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो सारणी में है। जो सारणी जो थर्मल पावर प्लांट है उसी को जो है वो सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र कहते हैं। पाताखेड़ा के आसपास के बेल्ट से उसको कोयला मिलता है। तो पाताखेड़ा बहुत फेमस कोल फील्ड है। वो भी एक क्वेश्चन है इसमें, वो भी कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, अभी आएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैग्नीज, दमू, यही गलत है। बॉक्साइड एक्चुअल हमारे यहाँ तो नहीं मिलता ज्यादा, लेकिन जो अनूपपुर से लगा हुआ जो बेल्ट है, यानी अमरकंटक के प्लेटो और मेकाल रेंज जो है वो छत्तीसगढ़ वाला जो बेल्ट है, उसमें बॉक्साइड के डिपॉजिट्स अच्छे खासे हैं। तांबा तो मलाजखंड सबको मालूम है। हीरा तो हिनोता हुआ, चाहे बंदर डायमंड अभी जो छतरपुर की, ये तो बेसिक ही है यहाँ पर। तो आंसर इसका जो गलत हो गया वो ए हो गया, मैग्नीज वाला। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है? अब बड़ा उलझा है। जोहिला रिवर वैली भी कोल फील्ड के लिए जानी जाती है। पाथाखेड़ा भी कोल फील्ड के लिए जानी जाती है। सोहागपुर भी कोल फील्ड के लिए जाना जाता है ना, गुरुमुंडा नहीं जाना जाता। अब वो प्रश्न ऐसा बनाना था कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का कोल क्षेत्र नहीं है? ये तीनों ही कोल क्षेत्र है, हालांकि इन सब में सबसे बड़ा जो है वो सोहागपुर है, शहडोल जिले वाला। ठीक है, क्योंकि वहां से हमको एक तो ये है कि कोल बेड मीथेन की भी अच्छा खासा जो है डिपॉजिट मिला है। दूसरा कि भारत में सबसे चौड़ी जैसे कोयले की जो खान मानी जाती है वो सोहागपुर में है। तो इस हिसाब से आंसर हो सकता है। लेकिन ये कहना कि जोहिला कोल फील्ड नहीं है, कोल उत्पादक क्षेत्र नहीं, जोहिला घाटी भी कोयले के लिए फेमस है। और पाताखेड़ा तो इतना फेमस है यार, कि पाताखेड़ा में तो खुद ही जो है वो सारणी नाम का थर्मल पावर प्लांट है, उसका नाम ही कोल नगरी है। उसको तो कोल नगरी ही कहा जाता है। ठीक है, और सोहागपुर के पास जो है वो कोल बेड मीथेन और सबसे चौड़ी कोयले की परत वहीं मिली। तो अब दो दो उलझा दिए उसने, है ना। मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ मिले ना तो वो है। तो आंसर ये है, यहाँ पर ये होना चाहिए। बाकी ये भी हो सकता है, जिसने ये भी लगा है वो भी सही है टेक्निकली, क्योंकि आप किसी भी बुक में उठाओ इसको कोल नगरी बोलते हैं। ठीक है, और सोहागपुर कहीं भी लिखा देखोगे तो उसमें आपको ये चीज लिखी हुई मिलेगी कि यहाँ पर सबसे चौड़ी जो है वो कोयले की परत पाई गई, और इसी के पास बड़े कोल बेड के डिपॉजिट्स हैं, जहां से रिलायंस कंपनी जो है वो शहडोल फूलपुर गैस पाइपलाइन चला रही है। ठीक है, पर ठीक है, अभी शुरू के ही 5 क्वेश्चन में दो में उसने जो है वो कमाल कर दिखाया। पीएससी ने बता दिया कि हाँ हम पीएससी वाले हैं, हमारी आदत ही है क्वेश्चन को कंट्रोवर्सी से जोड़ना। ठीक है, बच्चे कितनी मेहनत से तैयारी करते हैं, बट
जलवायु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है? तो ये तो बहुत कॉमन है, अक्टूबर हीट। आपको मालूम है जब मानसून रिट्रीट होता है ना, तो उस समय क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी है उसके कारण उमस होने लगती है। उसको टेक्निकली कुमार की उमस बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको अक्टूबर हीट कहा जाता है। तो वो तो बेसिक सा प्रश्न है, उसमें तो कुछ मेहनत वाली बात नहीं कि कोई टफ प्रश्न नहीं पूछा गया। निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश काली मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो पूरा ही मालवा का पठार जो है वो ब्लैक सॉइल वाला है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट सभी का सही गया होगा, क्योंकि जहां भी अगर आपने बेसिक भी सबसे सरल भी पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी है, और मालवा के पठार में वो पाई जाती है। दक्कन ट्रैप के क्षेत्र से लगा हुआ पूरा क्षेत्र ब्लैक सॉइल के लिए है, रेगूर के लिए, है ना। तो ये तो गलत, बिल्कुल सरल सही है यहाँ। सतपुड़ा से श्रेणी की पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है? तो जो सबसे पूर्वी है, आपको अगर सतपुड़ा को टेक्निकली हम तोड़ लें तो सतपुड़ा इधर से शुरू होती है राजपीपला से, पश्चिम में गुजरात की जो बॉर्डर है। फिर राजपीपला से बुरहानपुर दर्रा दर्रा, और फिर उसके बाद जो अगर कहा जाए कि इधर पश्चिम की ओर जो मतलब पूर्व की ओर जो बढ़ते हैं, तो उसमें फिर महादेव, और महादेव से सबसे फिर आखिरी में मिलती है मेकल, है ना। मेकल से ही, मेकल एक जगह एक राजा थे, वहीं से मेकल सुता नदी निकली, तो मेकल इसका आंसर है। ये तो बेसिक है, बनी गया होगा सबसे यहाँ पर। इसमें एक और चीज जो मैंने बताया ना, सबसे पश्चिम में आ जाए कभी, यही क्वेश्चन आजकल तो वो क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के दे रहे हैं कई एग्जाम्स में। तो पश्चिम वाला आ जाए तो उसमें मार देना राजपीपला, ठीक है। मतलब उसमें कोई मेहनत वाली जो चीज जो है वो नहीं है यहाँ पर। धसान और बीना निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? तो बेसिक क्वेश्चन है, बेतवा की सहायक नदी। बेतवा की ऐसे भी बहुत सारी सहायक नदी नहीं है, ठीक है, गिनी चुनी सहायक नदियां हैं दो तीन, उनमें से दो तो यही है यहाँ पर, तो इसमें तो कुछ भी मेहनत नहीं थी यहाँ। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला है भिंड, सिवनी, इंदौर, सागर। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, भिंड ही होगा। रेन शेडो रीजन अगर हम मध्य प्रदेश को क्लासिफाई करें, तो ये सतपुड़ा और विंध्याचल के कारण क्लाउड्स यहाँ नहीं जा पाते ज्यादा। तो ये जो भिंड से लगा हुआ ये पूरा बेल्ट जो है, इसमें रेनफॉल जो है वो लगभग 60 to 65 सेंटीमीटर के आसपास ही होता है, जिससे वो एक प्रकार का रेन शेडो बेल्ट बन गया, यानी वृष्टि छाया क्षेत्र वाला जो है वो बेल्ट बन गया। तो वहाँ ज्यादा मतलब वर्षा की संभावना ऐसी कुछ है नहीं। तो इन 10 क्वेश्चंस में से दो तीन क्वेश्चन तो अभी कंट्रोवर्सी में चले गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? बर्न है, लुसाने, जिनेवा, ज्यूरिख। ऐसा एक तो स्पेलिंग भी ठीक नहीं लिख पाए वो लोग, लोसान नहीं है, लुसाने है वो। और ये क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी प्री में भी आ गया है ना। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आपको कम से कम जो है वो पुराने पेपर्स लगाने की आदत जो है वो डालना चाहिए, तब जाके कहीं क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे इसी से हेल्प हो जाती है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? मिथाली राज। ये तो कॉमन है, सभी से बनी गया होगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि कोई नया खेल पुरस्कार शुरू होता है तो उसको हमको पता होना चाहिए। फिर राष्ट्रीय खेल दिवस तो फिर वही हो गया मेजर ध्यानचंद, यानी 12-13 ऐसा लगता है कि क्वेश्चनों का अकाल पड़ गया, तो उनको इस तरह के क्वेश्चन उठाने पड़े। अगला है, संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो संगाई एग्जैक्टली हिरण की एक प्रजाति होती है, ध्यान रखिएगा। और मणिपुर में, मणिपुर से ही इसकी पहचान है। जैसे हमारे यहाँ ब्रेडली है, मध्य प्रदेश में कान्हा, वैसे मणिपुर में जब भी आपने पढ़ा होगा तो उसमें, तो मणिपुर में तो वो पाया ही जाता है हिरण, तो मणिपुर में ही जो है वो डांस जो है वो मतलब कार्यक्रम आयोजित करोगे, और तो कहीं जो है वो करोगे नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है मणिपुर। फिर अगले के ऊपर आते हैं। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए जो है वो संशोधित आयु वर्ग जो है वो की मतलब जो उम्र है वो कितनी जो है वो रखी गई है? तो इस ये 15, मतलब ये अभी चर्चा में है, इसीलिए ये आ सकता है। तो ये है 17.5 से 23 वर्ष, ये वाली जो है वो अपने को ये याद रखना है। सो कुछ ऐसा याद वो नहीं है मतलब। यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर डीपी सिंह को शिक्षा सलाहकार पद पद पर नियुक्त किस राज्य सरकार ने दी है? पद पर नियुक्ति किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये उत्तर प्रदेश है। एक्चुअली क्या है, देखो डीपी सिंह जो है ना, डीपी सिंह पहले हमारे मध्य प्रदेश में हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर रह चुके हैं, और वो यूजीसी में भी थे, और काफी मध्य प्रदेश से उनका जुड़ाव है, तो इससे अपन जो है वो इसको लिंक करके याद रख सकते हैं। तो हल्का सा टफ क्वेश्चन है, अगर करंट से अपडेट है तो बनेगा। मसई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य किस देश में है? तो केन्या में। तो कॉमन फेमस है, जब आप मतलब
दुनिया में बायोडाइवर्सिटी की बात करते हो, अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में केनिया जो है का नाम तो आता ही है, मतलब उसमें तो कोई दो राय की बात नहीं। और वो बिग कैट्स के लिए भी फेमस है वहां पे। ये जो चीते की अभी हम लेकर आए ना, ये नामीबिया और इसके आसपास, तो ये केनिया भी फेमस है। तो जब भी उसको पढ़ा होगा तो उससे भी लिंक करके इसका आंसर कर सकते थे। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2022 के अंतर्गत लाभार्थियों को कितनी प्रसूति हेतु सहायता दी जाएगी? अधिकतम एक जीवित, अधिकतम दो, अधिकतम तीन जीवित जन्म की कोई सीमा है? आज से नहीं, 20 साल हो गए मध्य प्रदेश सरकार ने जो अपनी जनसंख्या नीति बनाई, दो बच्चों की पॉलिसी हमारे यहाँ है। दो से ज्यादा बच्चों वालों को तो पीएससी का एग्जाम भी नहीं दे सकते आप कोई सा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, दो ही होगा। ठीक है, मैंने हम दो, हमारे दो की नीति पे हम चल ही रहे हैं। ऐसे भी हम टोटल फर्टिलिटी रेट को दो पर या दो के नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं। दो पे ले आए वही बड़ी बात है। तो ये भी कोई टफ प्रश्न जो है वो नहीं माना जा सकता, मतलब लॉजिक से भी जो है वो आप जान सकते हो। मध्य प्रदेश सिकल सेल अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों में भी दो तीन जगह पूछ लिया, प्रसार करना। सिकल सेल एनीमिया भी अनीमिया नहीं होता, एनीमिया होता। देखो मतलब उनको पेपर बनाने वाले का दिमाग देखो, मतलब एक पेपर में भी पचासों मिस्टेक निकल जाएंगी। थैले सिकल सेल एनीमिया भी, थैलेसीमिया भी, और हिमोनो जो गैलेविनोपैथी है, इसको भी जो है वो उसमें लिया गया, उपयुक्त सभी लिए गए हैं। और अभी आपको मालूम है लास्ट ईयर ही 15 नवंबर 2021 को ये जब प्रधानमंत्री जी भोपाल की यात्रा पर आए थे, तो उसमें ये वाली बात जो है वो हुई थी, और उसी दिन जो है वो इसका उद्घाटन भी हुआ था, ये भी याद रखना। फिर अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोवियत यूनियन के अंतिम नेता, ये तो कल ही का मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो आप देखो, जनवरी से दिसंबर की जो सीरीज शुरू करी मैंने, पहले ही प्रश्न मैंने मिखाइल गोर्बाचोव की स्टोरी सुनाई, आप देख लोगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मैंने बताया भी था कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो 91 ईयर की एज में उनका भी निधन हो गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न तो वहां भी देखोगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए अगले के ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो भैया मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है, मैंने पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ा। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि द्वारिका प्रसाद मिश्र तो नहीं होंगे, अर्जुन लाल सेठी भी नहीं होंगे क्योंकि वो तो राजस्थान से थे। ठीक है, और गोविंद सेठ गोविंद दास भी जबलपुर से थे। ये तो दोनों जबलपुर से जुड़े हुए दर्श। ठीक है, अब ये चौधरी दालचंद राय हो सकते हैं, मतलब इसमें भी 50-50 वाली स्थिति है कि क्या होगा। ये तो खैर होना ही नहीं है क्योंकि इनका संबंध तो सीधे राजस्थान से, जयपुर से। द्वारिका प्रसाद मिश्र को जब भी मैंने पढ़ा, मैंने भी द्वारिका प्रसाद मिश्र का जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का वीडियो बनाया, मुझे कहीं नहीं मिला कि वो इंदौर की कांग्रेस शाखा से जुड़े हों, क्योंकि वो जबलपुर के से। और जबलपुर में उन्होंने पेपर्स भी पब्लिश किए। हाँ ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कहीं कोई ढूंढ लाया हो तो एक अलग बात है। तो इसमें टेंशन मत लेना, पता नहीं क्या होगा, पर जितना भी जा रहा है कि चौधरी दालचंद हो सकता है यहाँ पर। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन जाम नदी के तट पर किया जाता है? तो गोटमार। छिंदवाड़ा अगर हम कभी जाएं तो छिंदवाड़ा में जाम नाम की नदी पड़ती है, और जाम नदी के दोनों ओर दो गांव हैं। एक गांव जो है उसको बोलते हैं पांडुर्गा, और दूसरी तरह जो गांव है उसका नाम है सावर गांव। तो इन दोनों गांवों के बीच पोला जो फेस्टिवल होता है, पोला पोला त्योहार पर जो है वो लोग एक दूसरे के ऊपर जो है वो पत्थर के जो वो मतलब अग्नि अस्त्र कह लो आप उसको, वो चलाते हैं। और वो जो है वो गोटमार के नाम से जो है वो जाना जाता है, बहुत फेमस है गोटमार। उसको बंद करने के लिए भी जो है वो पत्थर फेंकते हैं लोग एक दूसरे के ऊपर काफी। तो टेक्निकली जो अग्नि वाले तो नहीं होते, नॉर्मली पत्थर ही मारते हैं वो तो। अब तो ये एग्जैक्टली क्या है, वो हिंगोट निकल गया मेरे मुंह से, अग्नि वाला। पर ये मतलब पत्थर जब मारते हैं तो लोग घायल भी हो जाते हैं, कई बार जो है वो लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए रहा भी कि कम से कम इसको बंद कर दिया जाए। बट चला आ रहा है, जमाने से तो चला आ रहा है। तो सावर गांव और पांडुरना के बीच में है, ठीक है, गोटमार। मांदर और दफड़ा तो अभी मुख्यमंत्री जी को आप देख लें ना, बहुत सारे कार्यक्रमों में वो ढोलक जैसा एक वाद्य यंत्र बनाते हैं, बस ढोलक की जगह मांदर जो ऐसा होता है ना, ढोलक की जो है वो कुछ जैसे ढोलक में ऐसी गोलाई होती है, इसमें ऐसी गोलाई नहीं होगी मांदर में, तो बिल्कुल चौक ऐसा होगा बिल्कुल। तो वो तो बेसिक सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, कॉमन है। अभी मुख्यमंत्री जी को आप देखेंगे ना, बहुत सारे ट्राइबल जो फेस्टिवल्स में वो जाते हैं तो वहाँ मनाते हैं, मतलब बजाते हुए देखा होगा उसमें। और मैंने भी ट्राइबल वाला वीडियो कोई सा है उसमें ये है क्वेश्चन मेरे उसमें।
निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भधान नामक यज्ञ कराया? तो गोविंद, कृष्ण प्रथम, दंतीदुर्ग, अमोघ वर्ष। तो सबको मालूम है राष्ट्रकूट डायनेस्टी को खड़ा ही जो है वो अगर कहा, मतलब यही जो है वो इस क्षेत्र से ही जो है वो जब खड़ी हुई राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी जब धीरे धीरे जब खड़ी होना शुरू हुई, तो उसमें जो शुरुआती क्षेत्र था उनका, उन्होंने उज्जैन तक के क्षेत्र को अपने उसमें नियंत्रण में ले लिया था। वहां जो है वो उन्होंने, दंती दुर्ग ने जो है वो एक दान करा। हालांकि इसमें भी बड़ी उलझन ये है कि उस दान पत्र में कहीं नहीं लिखा मिलता है कि उज्जैन में ही वो हिरण्य गर्भदान कराया, लेकिन दंती दुर्ग ने हिरण्य गर्भदान जो है वो नामक यज्ञ जो है वो किया था। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया? तो यार बरनी तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि बरनी का तो जन्म ही नहीं हुआ, मतलब बरनी की तो मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, फिरदौसी ही नहीं हो सकता, शाहनामा लिखा था उसने। अब बचते हैं अबुल फजल और फैजी। ठीक है, अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अब उसमें भी अबुल फजल जो है वो अकबर का जो है वो कोर्ट पोएट था, मतलब था दरबारी, जो मतलब वो भी था, कवि के रूप में भी था और लेखक भी था वो। तो वो उसने मतलब आईने अकबरी, अकबरनामा लिखी। उसमें चूंकि अकबर के शासन काल में रानी दुर्गावती के खिलाफ सेना भेजी गई थी, बैटल ऑफ गोंडवाना हुआ था, तो चौरागढ़ का उससे आप लिंक करके भी इसका आंसर कर सकते थे, मतलब ये इससे आंसर लिंक तक चला जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी की नहीं है? तो युग चरण तो जब माखनलाल चतुर्वेदी की है, तो शरद जोशी की कैसे हो सकती है? जब हम माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ रचनाएं पढ़ती हैं तो दो चार तो बहुत कॉमन है ना, हिम गिरिटनी, हिम तरंगणी, युग चरण। ठीक है, ये तो आसान से आप कर सकते हैं। फिर अगला तो जो है वो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न पूछ लिया, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लो सिल्क के लिए? तो अगरिया। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए, वो आग की भट्टियों में रहने वाले अपने देवताओं की उपासना करती है, और गौण जनजाति की ही एक उपजाति के रूप में अगरिया जनजाति को, ठीक है, मतलब जाना जाता है। तो ये तो बेसिक सा प्रश्न था। ये आपको जो मेरा ट्राइबल का एक वीडियो है उसमें ये वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ऊपर ये वाला भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, ये सब जो है वो उसमें मिल जाएंगे अगर आप देखोगे। ये भी मैंने वानिया के बारे में भी बताया है पूरा, कि कैसे जो है वो ये शुरू करा उन्होंने यहाँ। तो आदिवासी, ये तो खैर वानिया ही हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। अवध किशोर जाड़िया वाला क्वेश्चन है, तो उसमें तो चूंकि अभी पद्मश्री मिला है, तो ये क्वेश्चन तो अभी, मतलब जब पद्मश्री मिला तो बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा। और अगर कहा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में, मतलब लोकल जो, अगर स्थानीय जो बोलियां होती हैं, भाषाएं होती हैं, उसको पहचान दिलाने में अगर किसी को पद्मश्री मिल जाए तो फिर बड़ी बात हो जाती है। तो ये वैसे मुझे लगता है कि आपको बन भी गया होगा, क्योंकि उनकी रचनाएं भी फेमस है ना, जैसे उद्धव शतक है, ठीक है, विराग माला है, ये सब फेमस रही। तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, साहित्य और शिक्षा आप जो है वो लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का वर्णन मिलता है? तो भैया मुझे तो नहीं मालूम कि किसका मिलता है, क्योंकि मैंने कभी पद्मावत ये वाला प्रश्न कभी जीवन में नहीं पढ़ा, पहली बार ही देख रहा हूँ। अब रही बात, तो कर्मा तो नहीं हो सकता, सेरा भी नहीं हो सकता। जावरा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में फसल कटने पर होता है। राई जो है वो हो सकता है यहाँ पर। उसके पीछे देखो, राई एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर अगर कहा जाए, राई नृत्य हमारे यहाँ होता है ना, बुंदेलखंड में जो है वो होता है। लेकिन राई नृत्य बुंदेलखंड के अलावा जो है वो राजस्थान राज्य में भी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो है वो राजस्थान राज्य में जो है वो राई नृत्य नहीं होता। तो अगर इस जो है वो अगर कहा जाए तरीके से जो है वो लिंक करें कि भैया क्या राई जैसा डांस, मतलब जो है वो अगर कहा जाए राजस्थान में भी होता है, तो हाँ राई डांस जो है वो राजस्थान में भी होता है। हाँ बस ये आप याद रखिएगा कि राजस्थान में इसको गवरी बोलते हैं, वहाँ राई नहीं बोलते हैं। तो वहां पर गवरी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो सकता है, अभी भी मैं श्योर नहीं हूं, हो सकता है कि जावरा हो सकता है कि हो, पर मेरे हिसाब से, यानी जितना मेरा दिमाग चल रहा है कि भाई राजस्थान से अगर मैं इसको जोड़ूं, तो पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। ठीक है, और पद्मावती यानी सीधी सी बात है, राजस्थान के ऊपर वो प्रसिद्ध रचना है, तो उसमें जो है वो वहीं की कहानी ज्यादा होगी। तो ये हो सकता है कि इससे लिंक हो जाए। वो कहाँ से प्रश्न उठाए ये तो वही जानता है, हम तो जानते नहीं कि क्या उसने लिंक करा होगा। चलिए अगले के ऊपर आते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। तो अगला है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु एक प्रमुख इकाई है। तो सिंपल वे में कहे ना, सीडैक है।
यार देखो ऐसा है ना कि भारत में जितने भी सुपर कंप्यूटर बने हैं उनमें सबसे पहला नाम सीडेक का ही है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे से ऑपरेट हो रहा है। अगर आपने कभी भारत का सुपर कंप्यूटर पढ़ा होगा, जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था हमारा वो परम 8000 था। वो 1991 में सीडेक ने ही डेवलप किया, और उसके बाद भी सीडेक ने बहुत सारे रिसर्च पे काम किए। मतलब आज भी सीडेक जो है वो सरकार के लिए बहुत सारे जो है वो रिसर्च और आदि मतलब टेक्नोलॉजी पे जो है वो काम कर रही है। तो ये तो कॉमन है, मतलब इसको तो मुझे बताने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है कि सीडेक जो है वो क्यों किसके ऊपर। अभी जैसे आपको मालूम होगा कि अब हम क्वांटम कंप्यूटर पे जा रहे हैं, हो सकता है अगले बार ये क्वेश्चन आए, क्वांटम कंप्यूटर में जो क्यू सिम नाम का जो किट बना है, टूल किट क्वांटम कंप्यूटर का, वो भी सीडेक के ही थ्रू डेवलप हुआ है ना। ये क्वांटम कंप्यूटर जो भविष्य के कंप्यूटर होंगे उसमें, तो ये तो सिंपल सा प्रश्न था, सीडेक अपन कर सकते थे। इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीधा संपत नहीं संबंधित है ना, सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग भी है, कंप्यूटर नेटवर्किंग और न्यूरल नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का सीधे जरूरत नहीं है, ये तो एआई पे बेस्ड ही टेक्नोलॉजी है, ये भी एआई पे, इसको एआई रिवर बोलते हैं यहाँ पर। और ये न्यूरल तो हमारा दिमाग कैसे सोचता है, अब सुपर कंप्यूटिंग वहीं जा रही है। भविष्य के जो कंप्यूटर होंगे वो हमारी तरह सोचने में सक्षम होंगे, निर्णय लेने में, उनमें फीलिंग्स होंगी, भावनाएं होंगी। इस दिशा में न्यूरल नेटवर्क के ऊपर काम हो रहा है। तो ये तीन तो हैं ही हैं, ये जो है वो अगर कहा जाए नहीं है, तो आंसर जो है वो हो गया हमारा बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला। अगला है पेगासस। पेगासस तो यार इतना चर्चा में रहा, इतना कॉमन स्पाईवेयर रहा, क्योंकि किसी के मोबाइल, किसी के नेटवर्क को हैक करना हो, उसकी जानकारी लेना हो, तो पेगासस बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। इसराइल में तो बहुत ज्यादा विवादों में रहा, भारत में भी 2021 में पेगासस बहुत चर्चा में आ गया था। मतलब जब व्हाट्सएप पे एक स्नूफिंग स्कैंडल चर्चा में आया था, तो उसमें पेगासस को ही माना गया था कि ये जो मतलब क्या कर रहे थे, ये व्हाट्सएप वगैरह जो है, इससे लोगों की जो जानकारी थी, चैट थे, इन सबको मॉनिटर कर रहे थे कुछ लोग। तो कई लोगों ने आरोप लगाया था, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कि भैया मतलब सरकार करा रही है ये पूरा के पूरा, मतलब जो है, तो इस पे वो स्पाईवेयर जो है वो यानी चोरी छुपे किसी की जानकारी हासिल करने वाला। अगला जो है वो है भारत सरकार का क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आप मेरा केवल आईटी वाला वीडियो देखिए, ये आपको सब मिल जाएंगे, पेगासस भी उसमें मिल जाएगा, सीडेक भी मिल जाएगा, ये क्लाउड कंप्यूटिंग वाला ये क्वेश्चन भी जो है वो उसमें मिल जाएगा, मेघराज। ठीक है, मेघराज मैंने उसमें बताया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 पैटर्न बताए हैं, तो उसमें है ये क्वेश्चन, आप देखेंगे तो। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो गया मेघराज। अगला है डिजिटल हस्ताक्षर को वेद, ये तो अभी एमपीपीएससी फिर पूछ चुकी है सेम के सेम क्वेश्चन। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट, और चूंकि ये तो आप सबसे बन ही गया होगा क्योंकि एडीपीओ में तो आपके सिलेबस में भी आईटी एक्ट है, तो मैंने भी आईटी एक्ट का एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, उसका तो टाइम नहीं मिल पाया मुझे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में बहुत कॉमन प्रश्न है यहाँ। इंटरनेट पर डेटा जो है वो अगर कहा जाए आदान प्रदान को सुरक्षित करने के लिए तकनीक, एस एस एल का पूरा नाम क्या होता है? तो सिक्योर सॉकेट लेयर को एसएसएल कहते हैं, ये एक प्रकार की सिक्योर सॉकेट लेयर होती है। तो इसका आंसर है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो इसमें कोई ज्यादा मेहनत की बात नहीं है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, ये भी है क्वेश्चन, मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने पढ़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लिंक करके भी याद रख सकते हो। आप जाके उसमें देखिएगा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला वो, और एक एमपीपीएससी का वीडियो बनाया था मैंने यूनिट 9 का, उसमें भी है ये सिक्योर सॉकेट लेयर भी पढ़ाया मैंने। निम्नलिखित में से क्या साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, बहुत कॉमन है। ठीक है, फिशिंग है, स्पिंग है, क्रिप्टोग्राफी नहीं है। क्रिप्टोग्राफी तो क्या होती है बेसिक, अगर कहा जाए ना कि भाई कोई इंफॉर्मेशन हमको कोड करके भेजना होती है जिसको सामने वाला डिकोड कर पाए, पूरी क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस से होती है ना। जैसे आप व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हो वो एनकोडिंग डिकोडिंग, उसमें क्रिप्टोग्राफी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल है, ये भी है उसमें। तो ये मतलब देखिए थोड़ा सा अप्रोच से पढ़ेंगे तो आंसर जो है वो सब आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्र शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत, पहुंच, समानता, गुणवत्ता, स्वयं। स्वयं सरकार ने अभी पोर्टल डेवलप किया है, और ये मेरा उसमें है, क्या बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन के ऊपर एक मैंने, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाले बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें। तो स्वयं की जो टैगलाइन ही है ना सरकार की, उसमें एक्सेस, इक्वलिटी, ठीक है यहाँ पर, और क्वालिटी, ये 3 वर्ड सरकार ने प्रयोग किए।
ठीक है, और जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ उसको जो है वो पोर्टल को जो है जोड़ रखा है। तो स्वयं पोर्टल है, बहुत कॉमन है, कुछ मेहनत वाला प्रश्न जो है वो नहीं है। हाँ, लेकिन जिनने एजुकेशन से रिलेटेड करेंट्स नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत होगी इसमें। 5G नेटवर्क में उच्च डेटा रेट को सपोर्ट करने के लिए स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी 1 से 6 गीगाहर्ट्ज के बीच ही जो है वो अगर कहा जाए फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल होता है इसमें जनरली। इससे तो वैसे 24 गीगाहर्ट की भी एक बैंड होती है, पर नॉर्मली 1 to 6 गीगाहर्ट के बीच का ही फ्रिक्वेंसी बैंड जो है वो उसमें इस्तेमाल होगा। अगला जो है माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का एक एग्जांपल है। तो कभी भी आपने ट्विटर पढ़ा होगा तो ट्विटर की पहली लाइन में ही ये निकल कर आता है कि ये एक जो है वो माइक्रो जो है वो अगर कहा जाए ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर। तो सोशल नेटवर्किंग देखिएगा आप, उसको भी ये भी मिल जाएगा आपको उसमें, मेरे उस वाले में। चलिए वो तो आपके ऊपर है, आप कैसे देखेंगे उसको। बट यहाँ पर कभी भी मतलब आप अपने स्तर पर भी जाइए, और अपने स्तर पर भी जब आप ट्विटर को देखेंगे तो ट्विटर की पहली लाइन ये आती थी कि माइक्रो जो है वो ब्लॉगिंग जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट है। पहले तो ये इतनी मतलब इसमें जो कैरेक्टर्स थे उनकी संख्या 140 ही हुआ करती थी, 140 कैरेक्टर से ज्यादा का आप मैसेज जो है वो उसमें फ्लैश नहीं कर सकते। फिर जो है वो कैरेक्टर्स को उन्होंने कहा कि अब भाई कंपटीशन में आना है तो कैरेक्टर्स को जो है वो बढ़ाना पड़ा, तो फिर उन्होंने बढ़ाया। तो उस हिसाब से ठीक है, ये तो बन ही गया होगा, उम्मीद है आपसे। यहाँ पर चलिए अगले के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 24 अप्रैल। तो ये तो खैर सबको ही मालूम होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, है ना। तो 24 अप्रैल तो बेसिक है। अगला प्रश्न ये करता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, मेरे एक्चुअल लाइट चली गई अभी तो ये लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ये भी चल रहा है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ाना, स्थानीय संस्थानों के पक्ष में शक्तियों को हस्तांतरित करना, राज्य सरकार की स्वायत्तता सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायतों की। यार डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है ना, लोकल अथॉरिटीज को पावर दे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है ना स्थानीय, मतलब पंचायत खाली डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, उसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सब कुछ डिसेंट्रलाइज, अर्बन और रूरल दोनों लोकल बॉडीज को डिसेंट्रलाइजेशन से जोड़ना। अगला जो है वो है उज्जैन जनजातीय संस्कार। थोड़ा टफ है, दाह संस्कार से संबंधित होता है लेकिन टफ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी जनरली मैंने जितना भी अभी ट्राइबल वीडियो बनाए हैं उसमें कहीं मैंने इसको उल्लेख नहीं किया। मैंने मतलब मुझे इस लगता नहीं कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, पर अब आ गया तो कुछ तो करा नहीं जा सकता। फिर अगला जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति तो हम मान, ये तो कॉमन ही जानते हैं। कोई भी राज्य का राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है ना, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे जब तक वो अपने पद के ऊपर जो है वो बना रह सकता है, उसके बाद उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। संविधान के किस, मतलब ये तो आप लोगों से बन ही गया होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका ऐसे भी स्ट्रांग ही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान है? तो 168 है, कॉमन है। ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी किसी का गलत गया ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल सरल तरह के जो प्रश्न है उसके अंतर्गत जो है वो ये आता है। उसका कारण है कि यार 151 तक का जो है सेक्शन, देख 14 मतलब चलो अब ठीक, इसको क्या डिस्कशन करना है, तो आपसे बन ही गया होगा। नॉर्मली अगर एडीपीओ का पेपर नहीं होता तो मैं इसको डिस्कशन भी कर लेता। अगला है आकांक्षी विकासखंड। जो प्रोग्राम है वह मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू हुआ? आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम एग्जैक्टली भारत में 2018 में शुरू हुआ, और उसी साल जो है वो राज्यों से भी इसको जोड़ दिया गया कि सब राज्य अपने स्तर पर जो है वो प्रयास करें, तो हमने भी प्रयास जो है वो शुरू कर दिया उसी के साथ जो है। फिर मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कितना हिस्सा है? तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, मतलब मैं भी तुक्का ही लगाऊंगा क्योंकि मैंने कभी ये फिगर कहीं किसी जगह नहीं पढ़ा। इकोनॉमिक सर्वे में कहीं नहीं पढ़ा मैंने, बजट में कहीं नहीं पढ़ा, और किसी वेबसाइट पर भी नहीं पढ़ा। फिर भी ये मानता हूं कि अगर हम इंडस्ट्रीज में देखें तो लगभग 30-40% के आसपास। तो अब क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, तो मैं इसका आंसर तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता आपको क्योंकि मुझे नहीं मालूम, तो तुक्का लगाने से तो अच्छा है कि ना दूं। किस अनाज को सामान्यतः सुपर फूड, ये तो बेसिक प्रश्न आ गया ना। अभी आपने देखा होगा मोटे अनाजों के ऊपर बहुत फोकस हो रहा है, एक तो उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होती है, जितने भी है ना, ज्वार है, मक्का है, जितने भी मिलेट्स होते हैं मोटे अनाज। ठीक है, 2023 में तो हम मोटे अनाजों को जो है पे इतना फोकस कर रहे हैं, इंटरनेशनल ईयर है मिलेट्स का 2023, तो इसका आंसर तो सी है। तो बिल्कुल मोटे अनाज के हिसाब से इसका आंसर बन ही गया होगा। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि।
यार भारत की 17.7 थी, हमारी 20.3 थी। अब ये कॉमन तो क्वेश्चन सबको रटा ही होगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत हुआ होगा इसमें यहाँ पर। फिर अगला है, वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर मध्य प्रदेश के स्थिर भावों के आधार पर 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय। थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ लिया, करंट से पूछना था वैसे, पर ठीक है। 63,345 है ये, बट ये करंट इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि जो अभी सरकार, देखिए सरकार अपने ट्विटर्स पर, फेसबुक को, मतलब जो भी हैंडल्स वो फॉलो करती है, उनमें जो आंकड़े अभी के दे रही ना, कहाँ तुम पुराने आंकड़े के ऊपर जा रहे हो यहाँ। तो 63,345 है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मतलब हेल्दी क्वेश्चन की डेफिनेशन में नहीं है। तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको कराया, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक आध क्वेश्चन जो मैं डाउट है, अगर मुझे मिल गया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी एक दो में मुझे लग रहा था। जैसे अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि वो पद्मावत वाला क्वेश्चन है, वो मुझे नहीं मालूम कहीं, ये जो है वो फूड वाला जो कुछ, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं कभी, पहली बार मैं ही देख रहा हूँ, तो मैं क्या आंसर करूंगा आपको। यह इंदौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष कौन था, इन क्वेश्चंस में तो आपने भी लगाया होगा तुक्का, एग्जैक्ट तुक, मुझे नहीं लगता कि किसी को आंसर पता हो, क्योंकि मैंने, जितना मेरा अनुभव है, मैंने आज तक कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देखे। ठीक है, बाकी अगर मुझे मिलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो बहुत शुभकामनाएं आपको, उम्मीद करते हैं कि आप एडीपीओ बनकर सेवा करें राज्य की, राष्ट्र की। ठीक है, आपका चयन हो जाए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस पेपर से जुड़ने के लिए। जाते जाते ये मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या इस तरह के कोई भी एग्जाम जिनमें मध्य प्रदेश में जो शुरू की 5 यूनिट्स हैं वो कॉमन है, तो वो इस पेपर का एनालिसिस जरूर देख लीजिएगा, और इसके क्वेश्चंस को कॉपी में लिख के इसको विस्तार से अच्छे से डिस्क्रिप्शन तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 2 4 5 क्वेश्चन तो इसी से आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।